गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आईपीसी का चैप्टर नंबर 20 का ए पढ़ेंगे और उसका इकलौता सेक्शन 498 ए को भी देखेंगे। इस चैप्टर में बस यही एक सेक्शन है जो कि दिया हुआ है और यही एक सेक्शन जो है अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, अगर किसी भी स्टेट में आईपीसी है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, नहीं है तो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्री मेंस में आईपीसी कहीं नहीं रहता है तो इंटरव्यू में आपसे इसी से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो भी आपके लिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सेक्शन की दी हुई हर एक बात और इस सेक्शन से जुड़े हुए जितने भी केस लॉ हैं वो सब भी आपको पढ़ने हैं। देखते हैं 20A क्या कहता है। पति और पति के नातेदारों के द्वारा क्रूरता के विषय में ये बात करता है। ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, यही बात ये सेक्शन भी करता है। किसी स्त्री के पति के द्वारा और पति के नातेदारों के द्वारा उस स्त्री के प्रति, उस लड़की के प्रति क्रूरता करना। अब अगर आपको ये पता है कि कोई सेक्शन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है तो आपको सबसे पहले उसका अमेंडमेंट जो है रट्टा मार लेना है। और दूसरा कि आपको ये जानना चाहिए कि उस अमेंडमेंट करके उस सेक्शन को जोड़ने के पीछे का पर्पस क्या रहा लेजिस्लेचर का। ऐसी क्या बात रही होगी जिसकी वजह से इस सेक्शन को जोड़ना पड़ गया। अगर आप ये नहीं जानते हैं किसी सेक्शन के बारे में कि उसका ईयर, अमेंडमेंट का ईयर क्या है, उसकी इन्फोर्समेंट की डेट क्या है, या फिर उसको लाने के पीछे की वजह क्या है, तो समझ लीजिए कि आप उस सेक्शन की आधी अधूरी बात ही जानते हैं। इस सेक्शन को 1983 में संशोधन करके जोड़ा गया। ये तो पहले आपको याद रखना है। अगर आपके बुक में है तो मार्क कर लीजिए और नहीं है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब लाने के पीछे की वजह देख लेते हैं। स्त्रियों की जो दहेज मृत्यु की घटनाएं होने लगी थी और ये ज्यादा बढ़ने लगी, तो इन्हीं क्रूरता की वजह से यानी दहेज मृत्यु संबंधी अपराधों से निपटने के लिए ही इस सेक्शन को बनाया गया। और इस धारा का मुख्य उद्देश्य है कि किसी महिला को उसके पति और पति के जो संबंधी है, अब संबंधी रिलेटिव्स में यहाँ ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो इससे आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पति के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे सिर्फ पति के रिश्तेदार की बात हो रही है। पति और पति के जो संबंधियों द्वारा दहेज के लिए लड़की को जो प्रताड़ित किया जाता है, उसी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उससे बचाने के लिए इस सेक्शन को लाया गया। और इस धारा के उद्देश्यों के हेतु पति और उसके जो संबंधी लड़की पर जो दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको मजबूर करते हैं, तो इस तरह का जो है उसके साथ में व्यवहार करना यहाँ पर क्रूरता कहलाएगा। और ये जो इस तरह की क्रूरता है वो यहाँ पर एक दंडनीय अपराध है 498A में। अमेंडमेंट आपको पता चल गया, इस सेक्शन के पीछे का पर्पस पता चल गया। और अब ये भी जान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा करता है, यानी पति और उसके रिश्तेदार अगर लड़की के साथ में ऐसा करते हैं, तो उन्हें 3 साल की जेल होगी और जुर्माना भी लगेगा। जुर्माने की रकम नहीं लिखी हुई है, वो जज के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है और मामले की गंभीरता को देख के पता लगाया जा सकता है। और ये जज के ऊपर ही है कि वो उस हिसाब से कितना जुर्माना उस व्यक्ति पर अधिरोपित करते हैं। अब एक बात मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपने हिंदू लॉ में डाइवोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मतलब डीपली आपने घुस के एक एक पॉइंट को बुक में पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि क्रूरता जो है 2 तरीके की होती है, शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक क्रूरता में भी बहुत सारी क्रूरता आ जाती है और मानसिक क्रूरता में भी बहुत सारी क्रूरता आ जाती है। अब यहाँ मैं क्रूरता को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि इसके साथ में मैंने डाइवोर्स का नाम क्यों लिया, क्योंकि क्रूरता भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड है कि लड़की अगर डाइवोर्स के लिए फाइल करती है तो इस आधार पर भी कर सकती है कि उसके पति या फिर उसके सगे संबंधी उसके साथ में क्रूरता करते हैं।
अब यहाँ पर सिर्फ दहेज के लिए बताया गया है और वहां पर ऐसी कोई स्पेशली नहीं लिखा हुआ है कि दहेज के लिए ही क्रूरता होती। क्रूरता वहां पर किसी भी तरीके से की जा सकती है, मतलब डाइवोर्स लेने के ग्राउंड में जो लिखा हुआ है वहां पे क्रूरता कोई भी तरीके से किसी भी के लिए हो सकती है। तो शारीरिक क्रूरता से तो स्पष्ट पता चल रहा है स्पष्ट के मारपीट हो रही है। और मानसिक क्रूरता का मतलब होता है जैसे मेंटली टॉर्चर। ऐसे जनरल मीनिंग तो आप लोग मन में समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे किसी लड़की से उसका पति बातचीत करना बंद कर दे, उसके साथ में एक रूम में रहना बंद कर दे, उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना बंद कर दे, उसके साथ उठना बैठना बंद कर दे, बाकी के घर वाले और उसका पति सारे मिल करके उससे अनजान की तरह बर्ताव करने लगे, उसे अलग थलग कर दें, तो ये होता है मानसिक क्रूरता। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मानसिक और शारीरिक क्रूरता को अच्छे से, तो जा करके आप उसको अच्छे से देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। और मैं तो आपको कहूंगी, क्योंकि डाइवोर्स के लिए भी आपको डाइवोर्स भी पढ़ना चाहिए, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिंदू लॉ में। अब इस सेक्शन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इसमें 2 स्पष्टीकरण है, क। यहाँ पर सबसे पहले स्पष्टीकरण में क्रूरता शब्द को समझाया गया है कि स्त्री के साथ में जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, और आत्महत्या करने के लिए उसको उकसाया जाए या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे कि वो या तो अपने आप को मार ही ले या तो फिर अपने शरीर को गंभीर चोट दे दे या फिर अपनी जिंदगी के लिए संकट और खतरा पैदा कर ले, या फिर खतरा पैदा होने की संभावना, क्षति मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक। अब इस तरह के व्यवहार से या तो वो पागल हो जाएगी या उसकी जान चली जाएगी या वो अपाहिज हो जाएगी। कोई ये खुल के तो नहीं बोलता है कि तुम अभी चली जाओ मरने के लिए, लेकिन वैसा उसके साथ में व्यवहार होता है जिससे कि उसको ऐसा लगता है कि अब उसको अब जीना ही नहीं चाहिए। तो या तो वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, ग्रीवियस हर्ट कर लेती है या हर्ट करती है, फिर या तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, या तो इस व्यवहार को देखते देखते उसके दिमाग पर असर होता है और वो पागल हो जाती है। तो यहाँ पर ये है क्रूरता का मतलब, असली मतलब। इसके बाद है ख में, देखिए, किसी स्त्री को इस बात के लिए तंग करना कि वो कोई संपत्ति यानी कोई कीमती वस्तु, कोई कीमती चीज, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तौर पर वो अपने माता पिता से ला करके अपने ससुराल वालों को दे। उसके ससुराल वाले उसको मजबूर करते हैं कि वो कोई कीमती चीज, जैसे कुछ भी हो सकता है, महंगी गाड़ी हो सकती है, महंगी बाइक हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं, घर भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि अपने ससुराल वालों को ला के दे, या ये चीजें वो अपने परिवार वालों से ला करके ससुराल वालों को दे। फिर उसे इसलिए प्रताड़ित करते हैं क्योंकि उसके पिता और उसके लड़की के जो रिश्तेदार हैं, ससुराल वालों को मुंह मांगी संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति नहीं दी। मतलब शादी में लड़के वालों ने डिमांड की थी कि ये सब चीजें जो है लड़की वाले उनको दें, लेकिन लड़की वालों की तरफ से ये सब चीजें मिली नहीं। अब बाद में लड़की को तंग किया जा रहा है कि वो अपने फादर से या जो उसके गार्जियन हैं जिनके साथ वो पहले रहती थी उनसे ला के दे। और लड़की इस मामले में पूरी तरीके से असफल रहे, यानी लड़की वाले वो डिमांड्स पूरी नहीं कर पाए, ना तो शादी के टाइम पे कर पाए, ना अब कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखिए एक और सेक्शन आपके सामने आता है, वो है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113A। ये जो है 113A प्रिजम्पशन चैप्टर से है। यहाँ पे उपधारणा की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब जो हम लोग 498A पढ़ रहे थे उसके साथ में ही आपको 113A को भी पढ़ना है, यानी कि जब आप 498A को लिखेंगे तो आपको 113A को भी साथ में मेंशन करना है। यानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 498A में जो बात दी गई है आईपीसी में, उसको आपको किस सेक्शन के साथ में कोरिलेट करके पढ़ना है, और आपको इसकी नॉलेज साथ में होनी ही चाहिए। और एकदम मतलब होनी ही चाहिए का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मैं बोल रही हूँ तो आप इग्नोर कर देंगे, नहीं, आपको हर हाल में होनी चाहिए।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विवाहित स्त्री के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, तो इसका आपको अमेंडमेंट चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि कोई भी सेक्शन अगर अमेंडमेंट से है तो आपको उसका इन्फोर्समेंट का डेट और ईयर देख लेना चाहिए। देखिए 1983 में इसको जोड़ा गया है, इसके इन्फोर्समेंट की डेट नहीं दी गई है, बस इसका अमेंडमेंट का ईयर है। आप याद रखिएगा, इसको 1983 में इसको जोड़ा गया है। और ये मैं इसलिए आपको बताती हूँ बार बार कि अपने आंसर में भी आपको इसको लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब सवाल ये है कि किसी लड़की यानी किसी स्त्री के साथ में आत्महत्या करना, उसके पति और पति के जो नातेदार हैं उन लोगों ने उस लड़की को दुष्प्रेरित किया है। 498A में भी यही बात है कि लड़की को मजबूर किया गया जाएगा, जिसकी वजह से वो इस तरह का काम करेगी। ये दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी। अगर लड़की अपनी शादी से लेकर के 7 साल के अंदर में आत्महत्या कर लेती है तो वहां पर मजिस्ट्रेट क्या उपधारणा करेंगे, एकदम ये सोच के चलेंगे कि लड़के और लड़के के जो नातेदार हैं उस लड़की के लिए उन लोगों ने क्रूरता वाला व्यवहार किया होगा, जिसकी वजह से उसने अपनी जान है वो ले ली। तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अवधारणा करेंगे कि ऐसी आत्महत्या उसके पति और पति के जो नातेदार हैं उनके द्वारा मजबूर करने की वजह से हुई है। अब देखिए स्पष्टीकरण में वही सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि क्रूरता का मतलब क्या है। यहाँ पे जो आप आईपीसी के सेक्शन 498 में 8A में पढ़ते हैं, बस वही है क्रूरता। मैं आपको पहले ही बोल दी थी कि आपको इन दोनों को सेक्शन को साथ में पढ़ना है, साथ में लिखना है, साथ में बताना भी है। तो यहाँ पर 113A यही बात कहता है कि अगर कोई लड़की अपनी शादी से लेकर के 7 साल के अंदर में आत्महत्या कर लेती है तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, जज मजिस्ट्रेट ये सोच के चलेंगे कि उस लड़की को उसके परिवार वाले, परिवार मतलब माँ बाप वाले नहीं, ससुराल वाले यानी पति और उसके रिश्तेदारों ने मजबूर किया होगा ऐसा करने के लिए। और मजबूर करने की वजह यहाँ पर दहेज है, कोई कीमती चीज है जो वो उस लड़की और उस लड़की के माता पिता से चाहते थे, जो उसको मिल नहीं पाई उन लोगों को, जिसकी वजह से उस लड़की के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ और उसकी जान चली गई, या उसने अपने आप को इतनी क्षति पहुंचा ली कि अब वो किसी काम की ही नहीं रही। यानी कि अगर उसका कोई शरीर का हिस्सा डैमेज हो जाए तो वो वापस उस अवस्था में तो नहीं आ सकती जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। आज के दोनों सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को हो सके तो पूरा ही सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि आपको मेरा लेक्चर ही पसंद आए या समझ में आए, आपको जो पसंद आए आप उनका लेक्चर सुन सकते हैं, जिनका पसंद आए। लेकिन इन दोनों सेक्शन यानी 498A और सेक्शन 113A जो एविडेंस एक्ट का है और वो आईपीसी का, दोनों आपको पढ़ना है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, अगले लेक्चर में कोई अगला टॉपिक चूज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। और अगर नोट्स आपको लगता है कि आपको बनाने में डिफिकल्टी है तो आप मेरा नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस सेक्शन में ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने इतना बताया और यहीं पर ये बात खत्म हो जाए। इसमें अभी कुछ केसेस हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जो मैंने कहा कि अगले पॉइंट को चूज करेंगे, तो मैं अगला पॉइंट अगर मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ इससे रिलेटेड केस लॉज और उस पर तैयारी कर लेती हूँ तो मैं वही वीडियो लेके आऊंगी अगला। नहीं तो फिर जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करवा रही हूँ वो, या फिर टीपी एक्ट, कुछ भी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी सेक्शन की जो अगली 2nd नंबर वीडियो होगी वो इसके केस लॉ से रिलेटेड होगी। अगर अभी तक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जाने के पहले कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और सिर्फ देख ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद पछतावा नहीं होगा। और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो सब्सक्राइब ना करें और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर करें
वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो बिना कुछ सोचे लाइक कर दें, नहीं आता है तो बिना कुछ सोचे अनलाइक कर दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।